हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए प्रैक्टिस सेशन जो रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये सेशन रहने वाला है। सीडीपी की बात कर रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू का सेट नंबर 1 है। काफी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें आप लोगों को काफी अच्छे लेवल पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना। टेलीग्राम पर मैं सारे लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट डाल दूंगा जितने भी हमने थ्योरी चैप्टर डिस्कस किए हैं, और आगे आने वाले काफी सारे थ्योरी चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर आप उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, शिक्षा फॉर नौकरी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में शुरुआत कर रहे हैं भाई। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट के फॉर्म में जरूर बताना, और सेशन को लास्ट तक देखना भाई, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में रखे हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी टाइम से हम सीडीपी को डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, अ कमिटी रिपोर्ट्स टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन वाज ऑथराइज्ड बाय। किसने दिया है? लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रत्यावेदन के लेखक कौन है? यशपाल हैं, श्री प्रकाश हैं, ताराचंद हैं, या फिर मेलकम है? तो देखो कौन सी कमेटी की बात हो रही है यहाँ पर, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो भाई बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लर्निंग विदाउट बर्डन। ये कमेटी जिसके द्वारा दी गई थी वो है हमारे यशपाल। यशपाल कमेटी आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी अपने बीएड में या डीएलएड कोर्स में, जो भी आप लोगों ने किया है उसमें ये सिलेबस का पार्ट है, जिसमें यशपाल कमेटी से जो है एक रिटन क्वेश्चन भी आपका आता है। तो यशपाल कमेटी जो बनी थी 1993 में, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है भाई। तो यशपाल कमेटी का जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल थे। और भारत सरकार ने किसके अंतर्गत हुई थी? ये एमएचआरडी के अंतर्गत हुई थी। और जो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सलाहकार की समिति का गठन किया था, जो क्या कहलाई? हमारी लर्निंग विदाउट बर्डन। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों पर लर्निंग जो है बिना बर्डन के होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उनको दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा काम करने का दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बच्चों को बहुत सारा रिटन कार्य दे दिया घर के लिए होमवर्क के फॉर्म में। पहले क्या किया जाता था, होमवर्क डाल दिया जाता था बच्चों के कंधे पर, जाओ और लिखो, अपनी कॉपियां लिखो। होमवर्क में क्या होता था, बस लिखना, किताब में से छाप कर लिखो। तो इस तरीके की चीजों को बर्डन है ये एक तरीके का, इससे लर्निंग नहीं हो रही है बच्चे में, बच्चे पर आप दबाव डाल रहे हो, बोझ बना रहे हो पढ़ाई को। तो इस प्रकार की चीजें जो है इस कमेटी में लिखी गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि बच्चों पर बर्डन नहीं डालना, बच्चों को फ्रीडम के रूप में एजुकेशन देनी है। ठीक है, लर्निंग जो करानी है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ना ही कि उस पर बर्डन बांध दो, आप बोझ बना दो उसको, शिक्षा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 2, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के मैंने सारे आपसे जितने भी टॉपिक है वो डिस्कस कर लिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपसे काफी सारी थ्योरी चैप्टर्स डिस्कस कर चुका हूँ और एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। ऑप्शन ए बोलता है कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, द कॉर्नेल स्केल टेस्ट, या फिर भाटिया बैटरी टेस्ट, या को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो काफी अलग अलग आप यहाँ पर नाम देखने के लिए मिल रहे होंगे आपको ऑप्शन में। आपसे क्या पूछा था कि कौन सा इनमें से एक जो है परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, किसका? बुद्धि लब्धि का या बुद्धि के निष्पादन का जो परीक्षण टेस्ट नहीं है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है कार्नल कॉक्स स्केल जो है ये बुद्धि के परीक्षण का नहीं है, या आईक्यू परीक्षण का टेस्ट नहीं है। देखो कैटल्स भी है, चार्ल्स स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन, ट्राइआर्किक थ्योरी। ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन सी थ्योरी थी हमारे? साइमन बिनेट टेस्ट। ठीक है, साइमन टेस्ट। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कौन कौन सी बुद्धि लब्धि है, किस किस प्रकार के टेस्ट हैं। तो यहाँ जो अभिष्ट उत्तर है हमारे पास वो क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो कॉर्नल कॉक्स स्केल जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का निष्पादन परीक्षण नहीं है। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है भाई? प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम ऑफ प्राइमरी स्टेज शुड नॉट फोकस ऑन समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बालक की व्यक्तिगत का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां अभिरुचियां और क्षमताएं, बच्चों का आर्थिक लाभ संबंधी योजनाएं। तो पूछा गया क्वेश्चन में चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम प्राइमरी स्टेज पर किस चीज पर फोकस नहीं करता है, उस पर की बात करी जा रही है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बच्चों के आर्थिक लाभ संबंधी योजनाओं पर बात नहीं करता है।
क्लियर हो रही है बात? चाइल्ड्स एबिलिटी टू मॉनिटरी गेन्स, तो किसकी बात करी, पाठ्यक्रम की बात करी जा रही थी ना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की, किस प्रकार का आपको किताबें लगानी चाहिए, किस प्रकार का जो वो कैरिकुलम है बच्चे के लिए होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो रही थी, ना ही कि यहाँ पर बात हो रही थी आर्थिक लाभ संबंधी कोई भी योग्यता की बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए हमने चूज किया। देखो, समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, कैरिकुलम जो है, जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, कैरिकुलम यानी कि जो सिलेबस आप बच्चे को दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए भाई, समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन होना चाहिए इसमें। बालक की व्यक्तिगत यानी कि बच्चों का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस प्रकार का आपको सिलेबस और कैरिकुलम लगाना चाहिए। बच्चे की स्वाभाविक रुचियों पर आधारित होना चाहिए, अभिरुचियां और क्षमताएं उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आर्थिक लाभ संबंधी किसी प्रकार की बात नहीं करी गई है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। Schools are considered centered for the socialization as they help children grow as a citizen, acquire values and tradition, become aware of their role in society, acquire knowledge to understand society। जो विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं नागरिकों के रूप में विकसित होने पर, मूल्य और परंपराओं को ग्रहण करने पर, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सहज होने में या ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वे समाज को समझ सकता है। तो देखो, और राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यालय को समाजीकरण के केंद्र के रूप में माना जाता है क्योंकि यह मूल्य और परंपराओं को ग्रहण करने में बच्चों की सहायता करता है। जो वैल्यूज होती हैं, जो ट्रेडिशन होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, उसको समझने में कौन हेल्प करता है भाई? विद्यालय हेल्प करते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक केंद्र है, बच्चा सीखता है विद्यालय के माध्यम से और अपने परिवार के माध्यम से, और बात करें तो परिवेश के माध्यम से। तो ये तीनों कारक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, परिवार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में। दूसरा, जो परिवेश होता है, जिस परिवेश में बच्चा रहता है, ये बहुत ज्यादा मेजर है। और उसके साथ साथ विद्यालय, तो विद्यालय की यहाँ पर बात की गई थी, तो विद्यालय मूल्य परंपराओं को ग्रहण करने में बच्चों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया था। अब अनुच्छेद 45 किस चीज से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, 14 से 16 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको रख दिया गया था। लेकिन पहले किस में था? ये आर्टिकल 45 में था। तो ये पूछ रहे हैं कि अब जो आर्टिकल 45 जो है किस चीज के लिए है, ये आपको बताना है। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए है। 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष की आज से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, या फिर 14 वर्ष के विद्यालय छोड़ देने पर शिक्षा और देखभाल। तो देखो, 21A में क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है। तो जो अनुच्छेद 45 है उसमें जो बात की गई है, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यानी कि जो एजुकेशन है बच्चे की और उसकी केयर है, कौन सी क्लास तक? 6 ईयर्स तक की एज तक, अप टू ईयर 6 ईयर ऑफ एज। तो ये आर्टिकल 45 पे मेंशन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समावेशी शिक्षा में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से अनुच्छेद में जो है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और उसके देखभाल, दोनों चीजों की बात करी जा रही है, उस पर बात की जा रही है। यानी कि जो प्रारंभिक बचपन की जो देखभाल होती है प्रारंभ में, या फिर प्रारंभिक आप बोल सकते हैं, प्रारंभिक बचपन, बचपन की जो देखभाल है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है, अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 21 की बात करें, 21 की ए की बात करें आर्टिकल की, तो इसमें क्या आ जाता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है 21A में है। 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की शिक्षा की देखभाल जो है आर्टिकल 45 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, द पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एक सेपरेट वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर आप फॉलो कर लो, वहां से बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। और नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई नीचे लिंक दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। काफी यूजफुल। मैं जो थ्योरी क्लासेस भाई यहाँ नहीं हो पा रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो थ्योरी क्लासेस में यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, तो मैं वहां पर नोट्स डाल रहा हूँ भाई। जो पेड ग्रुप है उसमें मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पेशली एसएसटी और साइंस के लिए। तो जो लोग भी आप एसएसटी के हो, साइंस के लिए, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएंगे नोट्स, क्योंकि मैं वहाँ पर चैप्टर वाइज जो है नोट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में, और काफ़ी आसान सी भाषा में नोट्स हैं। एक बार पढ़कर आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो
एक बार इतना जरूर करो, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस आप जाकर पहले वॉच आउट करो, जो लोग भी नए हैं चैनल पर या जो लोग भी पुराने हैं। जितने मैंने अभी तक यू टेट के लिए आप लोगों को चैप्टर्स करा दिए हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हो, किस तरीके के नोट्स हैं वहां से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यार पेपर से पहले ये नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर अभी आप इन नोट्स को पढ़ के प्रिपरेशन करोगे ना तो काफी यूजफुल हो जाएंगे। पेपर से पहले तो भाई प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, तो ये नोट्स जो है ना आपके लिए रिवीजन के लिए कार्य करेंगे। एनसीएफ के बारे में मैंने उसमें बताया है भाई, एनसीएफ 2005 पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए हैं। एनई पर भाई, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड मैंने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस ले लिए। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड टू होमवर्क, ये बोल रहे हैं कि एनसीएफ 2005 में क्लास 2 के बच्चे को कोई भी होमवर्क ना देने का प्रावधान है। तो कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे गृह कार्य देने की अनुशंसा की गई है एनसीएफ 2005 में? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर 4 घंटे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है, केवल 2 घंटे की बात की गई है प्रति सप्ताह बच्चों को जो गृह कार्य यानी कि जो होमवर्क मिलेगा, जो होमवर्क आप देंगे वो केवल हफ्ते में 2 घंटे का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा होमवर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या आ जाएगा, बर्डन का काम करने लगेगा। फिर ज्यादा गृह कार्य देना, बच्चों पर बोझ डाल रहे हो आप लर्निंग में। तो यहाँ पर 2 घंटे, क्लास 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे गृह कार्य की अनुशंसा की गई है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में? 2 घंटे की। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 7। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत थी। आइडिया ऑफ नेबरहुड स्कूल वॉज एडवोकेटेड बाय। आज के क्वेश्चन बिल्कुल अलग है भाई, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन में लेके आया हूँ इसमें। तो आपको बताना है कि पड़ोसी विद्यालय होता क्या है भाई। पड़ोसी विद्यालय कुछ नहीं होता, पड़ोसी विद्यालय शब्द बदल कर यहाँ पर दे दिया है कि अगर एक बच्चे का घर यहाँ पर है तो उसके आसपास कोई भी अगर प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है, दोनों चीजों की बात करिएगा, अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, गवर्नमेंट का कोई भी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल जो भी उसके निवास स्थान से पास में है, वही क्या कहलाएगा, पड़ोसी विद्यालय कहलाएगा। ठीक है, जहां भी बच्चा रहता है, जहां भी उसका घर है, उसके आसपास के एरिया में जो भी प्राइमरी स्कूल है सरकारी, या फिर अपर प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, तो वो विद्यालय उस बच्चे के लिए पड़ोसी विद्यालय कहलाएगा। तो पूछा गया है कि ये जो आइडिया है ये कौन किसकी वकालती, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की है, भारतीय शिक्षा आयोग की है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये भाई अनुशंसा की है, इंडियन एजुकेशन कमीशन ने ये चीज प्रोवाइड कराई थी 1964 से 1966। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत जो है भारतीय शिक्षा आयोग ने की थी 1964 से 1966। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a social personality quality assessed under the continuous and comprehensive evaluation? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, CCE, इसको आप मिस मत करना। व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो निम्नांकित में से क्या नहीं आता, क्यों, जो चीज CCE में नहीं आती वो आपको बतानी है। स्वच्छता, चित्रकला, सहयोग या अनुशासन? तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसको हटा दो, यही इसका राइट आंसर है। जो CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या नहीं आता, स्वच्छता नहीं आती। चित्रकला भी भाई, पेंटिंग की भी बात है, कॉर्पोरेशन सहयोग की बात है, डिसिप्लिन की बात है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये स्वच्छता वाला नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है किसी भी चीज का हो सकता है इनमें से, लेकिन यहाँ स्वच्छता का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है 9। निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर, जिसको अब क्या बोल रहे हैं, MLL बोल रहे हैं, न्यूनतम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जिसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बीएड का ये टॉपिक है। तो कौन सा निम्नलिखित में से तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? पूछा गया है, क्या पूछता है, विशेषता जो नहीं है वो पूछा गया है। अधिगम निपुणता जिसको हम मास्टरी इन लर्निंग बोल रहे हैं, लघु पद, स्मॉल स्टेप, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु पद। ये क्या बोल रहे हैं, जो MLL की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं है, जो स्मॉल स्टेप है ये इसकी विशिष्टता नहीं है, बाकी सारे मास्टरी इन लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, CCE। तो यहाँ पर जो विशिष्टता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लघु पद का जो है राइट आंसर है। MML क्या है बेसिकली, देखो जो न्यूनतम अधिगम स्तर जो होता है वो क्या है, स्कूल में पेश किया जाता है भाई। इसको आप अगर मैं बात करूं, स्कूल में इस चीज को पेश किया जाता है
कहने का मतलब है जो भी सीखने की उपलब्धियां, सीखने की जो भी उपलब्धियों के जो मौजूदा स्तरों का प्रारंभिक जो मूल्यांकन किया जाता है तो वो किससे किया जाता है, एमएमएल से किया जाता है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि न्यूनतम अधिगम का स्तर, सीखने की उपलब्धियों के मौजूदा स्तरों का प्रारंभिक मूल्यांकन है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई देखो, इसमें बेसिकली जो चीज होती है, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, सीसीई के तहत होगा। सीसीई क्या है, व्यापक रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन। अब इस मूल्यांकन के तहत बच्चे में कहाँ चीज कमियां पाई गई हैं उसके लिए रेमेडियल होगा, उपचारात्मक शिक्षण होगा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस रहता है इस चीज का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 10। शिक्षा का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है, टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी टूवर्ड्स किसके प्रति होती है भाई, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय पर, विद्यार्थी पर, विद्यालय प्रशासन या फिर समुदाय। क्या पूछा गया है यहाँ पर हमसे कि टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी किसकी होती है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, या स्टूडेंट के प्रति, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति, या फिर कम्युनिटी के प्रति। तो आप सभी को पता है शिक्षक की प्रथम ड्यूटी क्या होती है भाई, शिक्षक की प्रथम ड्यूटी जो है विद्यार्थी की अधिगम और चरित्र निर्माण, दोनों ही बोल सकते हैं। अधिगम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ दूसरा चरित्र निर्माण जो है वो अध्यापक के थ्रू ही होता है बच्चे का। इन जो उसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं ना, तो वो भी अध्यापक के थ्रू ही होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। विचार जो बच्चे के अंदर डेवलप्ड होते हैं वो जो टीचर्स के माध्यम से बहुत प्रभावित होता है बच्चा। तो विचारों की जो प्रधानता होती है वो शिक्षक के माध्यम से ही जाती है। तो जो शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है, विद्यार्थी के प्रति होता है, कि जो जो भी अध्यापक शिक्षण कर रहा है वो विद्यार्थी को केंद्र पे रखकर किया जाने वाला शिक्षण होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं, स्टीवन के द्वारा, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे या फिर नॉम चॉम्स्की। मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पूरा थ्योरी चैप्टर पढ़ा चुका हूं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, जीन पियाजे के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला गया, बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन, अनुकूलन एडॉप्शन, एडॉप्शन और एसिमिलेशन और एडॉप्शन जो बात की गई है, एसिमिलेशन, एडॉप्शन, एकोमोडेशन, समायोजन, तो वो वाले जितने भी स्टेप्स थे हमारे किस में आ रहे हैं, जीन पियाजे की थ्योरी में आ रहे हैं। अब जीन पियाजे क्या बोलते हैं भाई, जीन पियाजे बोलते हैं भाषा से पहले, ध्यान देना, भाषा से पहले क्या आता आता है भाई, विचार आते हैं। भाषा से पहले विचार आते हैं, ऐसा किसने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है। और जीन पियाजे की सारी थ्योरी मैंने करा दी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीडीपी के नाम से, यूटेट 2024 सीडीपी क्लासेस, तो उसके नाम से मैंने प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वहां जाकर देखो। मैंने जीन पियाजे भी डिस्कस कर लिया है वहां पर, बीएफ स्किनर की थ्योरी भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो ये जीन पियाजे ने दिया है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है भाई, जीन पियाजे का है। नॉम चॉम्स्की किस पे बात करते हैं, भाषा पर बात करते हैं ये भी। ठीक है, ये भी लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा पर ही बात करते हैं। बीएफ स्किनर किस पे बात करते हैं, कमेंट करके बता दो भाई, व्यवहारवाद पर बात करते हैं बीएफ स्किनर। ऑलरेडी मैं इनकी थ्योरी भी करा चुका हूँ। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा थर्ड का गीत कुछ व्यापारीकरण या व्याकरणिक त्रुटियों के साथ में वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है, कक्षा थर्ड की गीत जो है कुछ व्याकरणिक त्रुटि में लिखता है। जो कक्षा, देखो एक क्लास है, क्लास में कार्य दिया गया है, क्लास कौन सी है, थर्ड क्लास है। इसमें जो है एक सॉन्ग लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियां हुई है, व्याकरण संबंधी यानी ग्रामर से रिलेटेड इसमें बच्चे ने मिस्टेक करी है वाक्य लिखने में। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर ऊपर सही रूप लिखना, या गलतियों का घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, या ऑप्शन डी बोलता है भाई बच्चे के प्रति एक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो इस प्रकार से तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करना है, व्याकरण संबंधित बच्चे से त्रुटि हुई है लिखने में, ठीक है, क्लास थर्ड का छात्र है, ये भी तो देखना है कि बच्चा जो है कौन से लेवल पर पढ़ रहा है, मात्र क्लास थर्ड पर पढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, गलतियों को रेखांकित करना, कि बच्चों की गलती जो है उसको हाईलाइट करेंगे कि आपने देखो यहाँ पर ग्रामर संबंधित मिस्टेक करी है। गलती की प्रकृति बताएंगे, लिख
प्रकृति क्या है, व्याकरण संबंधित गलती है बच्चे की, ठीक है। और व्याकरण संबंधित जो गलती है उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे को आप समझाएंगे और बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम आप जो है इन व्याकरण संबंधित चीजों को ध्यान से समझें जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो। और अगर बच्चे को पढ़ने संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप उसको सहज करेंगे, उसको अनुकूल करेंगे अपने साथ में, कि जिससे बच्चा अपने विचार को साझा कर सके कि उसको कहाँ समस्या आ रही है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है, या घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। ऑप्शन ए है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधित सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी होम लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो है अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है, तो ये एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है कि आप अपनी होम लैंग्वेज में, ठीक है, एक प्रभावकारी घर की भाषा में भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बात क्लियर हो गई। जो हमारी घर की भाषा है उसमें भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा जो है एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो आप उसको। प्रभावकारी रणनीति कब होगी, जब आप उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, एक रिसोर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। एक शिक्षक भाषा कार्य में व्यंजन सूची का प्रयोग करता है या करती है। व्यंजन सूची क्या है, यह भोजन प्रबंध तकनीक के लिए प्रासंगिक सामग्री है, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रमाणिक सामग्री है, या फिर विद्यार्थियों को भोजन खाने के लिए ललचाएगी। भाषा की एक कक्षा में सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि शिक्षण भाषा कार्य में व्यंजन सूची का प्रयोग करता है। यह व्यंजन सूची क्या है, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एक प्रमाणिक सामग्री के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के श्रवण कौशल के आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त आकलन गतिविधि होगी। कौन से कौशल यानी कि कौन से स्किल्स का हम आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, श्रवण यानी कि सुनने संबंधित कौशल का आकलन करने के लिए सबसे उचित आकलन गतिविधि क्या होगी। रोल प्ले में किसी पात्र का अभिनय करना, बाजार के दृश्यों का वर्णन करना, सुबह की सभा में समाचार पत्र पढ़ना, या शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानियों को आपको अपने से सुनना। श्रवण कौशल में आप क्या यूज करेंगे भाई, सुनने संबंधित ना, तो शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानियों को अपने से सुनना आपके श्रवण कौशल का आकलन किया जा सकता है इसके माध्यम से। देखो सुबह की सभा में समाचार पत्र पढ़ना, जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हो तो उसमें श्रवण कौशल का इस्तेमाल तो कहीं नहीं होता ना, उसमें तो दृश्य कौशल का इस्तेमाल होता है। बाजार से दृश्य का वर्णन करना, इसमें भी दृश्य सामग्री होगी। रोल प्ले में किसी पात्र का अभिनय करना, तो आप अभिनय कर रहे हो तो उसमें क्या हो गया भाई, आपका रोल प्ले स्किल आ गया ना इसमें। उसमें श्रवण से संबंधित तो कोई कार्य नहीं हुआ, कहानी सुनाई गई है शिक्षक के द्वारा, आप उसको सुन रहे हो, तो अब आपका श्रवण कौशल का आकलन किया जाएगा कहानी सुनाकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिक्षक थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से रैंडमली पूछ सकते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन कुछ पूछे नहीं जाते लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्कर, जॉन डीवी, मेरियन या फिर पार्कहर्स्ट। तो देखो प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के थे। जॉन डीवी कौन है, प्रयोजनवाद या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो 20 का अभिष्ट उत्तर हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में देखो एक चीज और मेंशन कर देते हैं कि शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी। देखो कहानियों के बहुत सारे रोल हैं। पेडागोजी की अगर मैं बात करूं ना, तो कहानियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं शिक्षण शास्त्र में। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो देखो कहानियों के माध्यम से आप जो है विचारों में क्रमबद्धता शक्ति बढ़ा सकते हैं। बोलने की आदत डाल सकते हैं बच्चों में, बोलने की आदत को विकसित कर सकते हैं अगर कोई बच्चा कम बोलता है तो। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, कहानी के उद्देश्य हैं कुछ। अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, या फिर बालक के जो भी संवेग होते हैं ना, संवेगों को विकास करना,
ये भी हम कहानी के माध्यम से संवेगों का विकास कर सकते हैं। कई प्रकार के संवेगों का विकास होता है कहानी के माध्यम से, तो कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे की लर्निंग जर्नी में, लर्निंग अधिगम में कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने जो इसीलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन पर आया हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कहानी के माध्यम से या कहानी शिक्षण के माध्यम से हम विचारों की क्रमबद्धता बढ़ा सकते हैं, उस विचारों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बोलने की आदत डाल सकते हैं, संवेगों का विकास कर सकते हैं, और अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि कोई भी बच्चा बोलने में असमर्थ है, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो कहानी के माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करना सिखा सकते हैं, विचारों के विकास कर सकते हैं बच्चों का। तो क्वेश्चन 16 हमने देख लिया, बी जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण क्या है? प्रदर्शन एवं निर्देशन करना, आदर्श संभाषण करना, या अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। क्या पूछा गया? उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण जो है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन इसका अभिष्ट उत्तर होगा। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण अभिनय प्रदर्शन, आदर्श संप्रेषण, प्रदर्शन एवं निर्देशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर रहेगा भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? जो प्रतिलेख होता है, प्रतिलेख का मतलब क्या होता है कि जो जैसे सपोज आपके सामने बुक लिखी है, तो बुक में से आपको टीचर कह रहा है कि इस बुक का कोई भी एक पैराग्राफ को कॉपी करो, है ना, या फिर लिखो, राइट करो अपनी कॉपी में, राइट करना है आपको। जैसे ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन लिखा गया, मैं आपसे कह रहा हूँ अपने अपने जो नोटबुक है उसमें इस क्वेश्चन को लिखो आप, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर प्रतिलेख करोगे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिलेख बोलेंगे। तो अक्षर कैसे बने होते हैं? छोटे बने होते हैं, बड़े होते हैं, किसी भी आकार के या सूक्ष्म आकार के। तो देखो अक्षर जो है किसी भी आकार के हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है कि अक्षर छोटे ही होंगे या बड़े होंगे। प्रतिलेख तो प्रतिलेख है, जिस प्रकार का लेख होगा उसी को ही हमें क्या करना है? कॉपी करना है, देख कर लिखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। भाषा पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए, लोक रंजनकारी होनी चाहिए, साहित्यिक होनी चाहिए, लोक मंगलकारी होनी चाहिए, इन सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। तो भाई भाषा पुस्तकालय में देखो हर प्रकार की पुस्तक, यानी कि लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, तो ऑप्शन नंबर डी इसको चूज कर लो, अभिष्ट उत्तर रहेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण क्या है? दृश्य यानी कि जब आपको किसी चीज को देख रहे हो, चलचित्र है, चित्र विस्तारित है, रेडियो है, दूरदर्शन है। तो देखो रेडियो तो नहीं है, रेडियो कैसा फॉर्म है? रेडियो सुनने वाला, श्रवण वाला माध्यम है, तो ऑप्शन सी को तो यहाँ से हटा दो आप। क्या है? चलचित्र। चलचित्र क्या होता है? चलचित्र जैसे आप मूवीज देखते हैं ना, तो वो चलचित्र का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर चित्र विस्तारक, चित्र विस्तारक यानी कि जो आपकी आर्ट्स होती है, ड्राइंग जो होती है, तो वो क्या है? दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए, बाल विकास फ्रॉम शिक्षण शास्त्र के लिए। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अलग रखा था। क्वेश्चन आप लोगों के कितने सही हुए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नए प्रैक्टिस सेशन में। तो आप वीडियोस की संख्या जो है मैं बढ़ाने वाला हूं भाई, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ के लिए नीचे लिंक दिया, आप जाकर पीडीएफ जो है बाय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।